नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे प्रशांत भूषण को मिली सज़ा पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में उन्हें सुनाई है। सज़ा अपने आप में दिलचस्प कह सकते हैं। 1 रुपए की सज़ा, 1 रुपए का जुर्माना भरने की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दी है। लेकिन इसके साथ ये भी कहा है कि यदि वे 15 सितंबर तक यह 1 रुपए का जुर्माना नहीं भरते हैं तो वैसे स्थिति में उन्हें 3 महीने के लिए जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी और साथ ही 3 महीने तक वे वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, यानी किसी भी अदालत में एक वकील की हैसियत से पेश होकर के किसी की पैरवी नहीं कर पाएंगे। अब यह मामला जो है काफ़ी गहमा गहमी वाला है, काफ़ी ज़्यादा इस पर विवाद छिड़ा हुआ है और इसमें दो एकदम विपरीत तरह के विचार बने हुए हैं। और एक विचार ये कहता है कि भाई अवमानना के मामलों को इतना नहीं खींचना चाहिए कि जो वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण जैसे और न्यायपालिका, उनके बीच में टकराव जैसी स्थिति दिखे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नज़रिया है कि यदि कुछ लोग अपने एक्टिविज़्म की मर्यादा को लांघ करके यदि वास्तव में हमारी न्यायपालिका पर चोट करें तो वैसी स्थिति में उन्हें सांकेतिक ही सही लेकिन एक सज़ा देनी ज़रूरी हो जाती है। वास्तव में इस पूरे मसले को कैसे समझा जाए, इस पर हमारे साथ हैं दो ऐसे मेहमान जो कानून की दुनिया के काफ़ी बड़े विशेषज्ञ हैं। अनुराग दीप हैं हमारे साथ, जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत पद्मनाभन, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अनुराग, पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आप भारतीय विधि संस्थान के एक विधि विशेषज्ञ के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि यदि हम यूँ देखें कि भाई अगर प्रशांत भूषण जैसा बड़ा नाम है इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये तो अपने आप में मतलब न्याय के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। क्योंकि जितनी चर्चाएं मैं सुन रहा हूँ सबकी तरफ से लोगों से जो बातें आ रही हैं, ज़्यादातर वो ये कहते हैं कि भाई आप उनके ऊपर कार्रवाई मत कीजिए, वो बहुत बड़े वकील हैं। कुछ कहते हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, कुछ कहते हैं बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत से गरीबों की मदद की है, बहुत साहसी हैं, कभी सत्ता बनाते हैं, कभी सत्ता से लड़ते हैं। एक बात कही जाती है कि आप उन्हें सज़ा देंगे तो वो हीरो बन जाएंगे, उनका कद बढ़ जाएगा। क्या एक अपराध का फैसला इन पैमानों पर होना चाहिए? धन्यवाद राजीव। आज अंततः वो निर्णय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा सब लोग कर रहे थे, और दो तरह के विचार हैं, जैसा आप सही कह रहे हैं। कुछ का मानना था कि इनको सजा नहीं होनी चाहिए, कुछ का मानना है कि सजा होनी चाहिए। वास्तव में कुछ तो यही मान रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई ही नहीं चलनी चाहिए। तो ये जो है, जैसा कि आप सही समझ रहे हैं कि ये विधि के शासन के अनुसार हर एक व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा लॉयर हो, चाहे वो बहुत बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति रहा हो, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है और कानून का उल्लंघन करने की उसकी प्रवृत्ति स्पष्ट दिख रही है, तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा विधि के शासन का कोई मतलब नहीं है। अब जो कानून है हमारे पास, वो कानून एक तो संविधान में, कंटेम्प्ट का जो लॉ है वो संविधान में है, और संविधान में मौलिक अधिकार के मामले में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक रिस्ट्रिक्शन बताया गया है। आप देख सकते हैं कि जहां मौलिक अधिकार हमारे पास अनुच्छेद 19 में है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पे 8 जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, 8 जो निर्बंधन लगाए गए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है एक रिस्ट्रिक्शन होगा। तो हमारे संविधान शिल्पियों ने जब इसकी रचना की तो उनके दिमाग में ये था कि नहीं, आप पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट इसमें नहीं शामिल है। आप न्यायपालिका की, आप कार्यपालिका के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हैं तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि न्यायपालिका के साथ ये है ना कि वे बाहर निकलकर अपना बचाव नहीं कर सकते। वो अपना डिफेंस करने के लिए कहाँ जाएंगे?
और तीसरी बात है कि न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जो कि अपने आप में स्वतंत्र है, ना तो वो सरकार का पक्ष लेती है, ना ही किसी वकील का पक्ष लेती है, वो स्वतंत्र होकर अपना निर्णय करती है। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अलग से एक रिस्ट्रिक्शन बनाया गया था, और ये कोई नई बात नहीं थी, सारे विश्व में इस तरह के रिस्ट्रिक्शन। अब उसके बाद उसके अलावा इतना ही नहीं छोड़ा उन्होंने संविधान शिल्पियों ने, अनुच्छेद 129 में भी अलग से प्रावधान कर दिया। आप देख सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर कितने वो संजीदा थे। वे जानते थे कि एक देश में वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ 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 एक सीमा के बाद कुछ डिसिप्लिन भी रहनी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन अगर समाप्त हो जाएगी तो लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। तो देख सकते हैं कि 129 में भी उन्होंने प्रावधान किया। और तीसरा फिर हम आगे देखें, वैसे तो और भी प्रावधान है, और देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक 1971 हमारे पास है, जिसमें कि ये कंटेम्प्ट की व्यवस्था की है। अब बात यह है कि क्या किस तरह के मामलों की कंटेम्प्ट होनी चाहिए, और खास करके इस मामले में कहा जा रहा है कि इतने बड़े वकील थे, बड़े काम किया है। तो आपकी जानकारी में होगा कि ऐसा नहीं है कोई पहली बार इनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है। कई बार इसके पहले भी उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं जो कि अत्यंत आपत्तिजनक थे। बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने, बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट ने कहा है कि ये इस तरह के केस कंटेम्प्ट में आते हैं। मिसाल के तौर पर 2001 में जब नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, तब भी इन्होंने कह दिया था कि न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस को कोई फुर्सत नहीं है कि वो इस तरह के मामले सुने, और दूसरे मामले सुनते हैं। उस मामले में कुछ नहीं किया गया, यही सोचकर कि चलो भाई एक बड़ा वकील है और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, चलो कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं। अब आ जाए 2010 में, आ जाए बीच में भी और मामले हैं, 2009-10 में आ जाए, इन्होंने एक पत्रिका को इंटरव्यू दिया, और इस तरह के जैसे बच्चों की तरह जो हम आरोप लगाते हैं कि 12 न्यायाधीश भ्रष्ट है, 16 न्यायाधीश भ्रष्ट है, इस तरह का आरोप लगा दिया उस पर। उस समय कई अधिवक्ताओं ने इनके खिलाफ सेंसर मोशन पारित किया, और यहां तक कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू की गई। लेकिन फिर ये सोचा गया कि ठीक है, चलो हो गया, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो गई, अब इनमें सुधार हो जाएगा, अब ये शांत रहेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार अल्टीमेटली उन्होंने बाद में इसके पहले भी लॉकडाउन के दौरान 2 ट्वीट इन्होंने किया, और 2 ट्वीट के दौरान उन्होंने इस तरह दिखाया जैसे कि चीफ जस्टिस हैं वो किसी राजनीतिक दल से जानबूझ के जुड़े हुए हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने लॉकडाउन कर रखा है। तो कंटेंट में क्या है ना कि जब तक आप ये कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये बात तो टॉलरेबल है, लेकिन जैसे आप किसी न्यायाधीश को टारगेट करते हैं, उसकी उस पोजीशन को टारगेट करने लगते हैं, और उसके साथ साथ उसको किसी राजनीतिक दल से जोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि 4 न्यायाधीश विशेष रूप से ऐसे थे जिन्होंने लोकतंत्र को जो है सिस्टमेटिक तरीके से खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई। उसका मतलब ये निकल रहा है, बात यह है कि लोकतंत्र का खतरे में पड़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन कानून ये कहता है कि उसकी प्रवृत्ति ही काफी है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि जब जस्टिस कर्णन महोदय को सजा दी गई कंटेम्प्ट की, तो प्रशांत भूषण साहब बहुत प्रसन्न हुए, ही बिकेम ए चीयर लीडर, बोले कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है। तो जब कर्णन साहब के साथ बहुत अच्छा हुआ है, उन्होंने न्यायपालिका की अवमानना की थी, तो भी न्यायालय की अवमानना के लिए आपको क्यों नहीं दंडित किया जाए, जबकि आपने भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसमें यह प्रवृत्ति है कि वह न्यायालय के बारे में कलंककारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, न्यायालय के बारे में जो आस्था है आपके कारण कम होती है। तो इस तरह के प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर इनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद जी। प्रशांत पद्मनाभन, क्या आपको लगता है कि प्रशांत भूषण ने मर्यादा लांघ दी, और वो एक तरीके के सीरियल ऑफेंडर हैं इस मामले में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, जैसा अनुरागदीप बता रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने ऐसा किया था? उसमें मैं इस तरीके से बताऊंगा कि वो एक एक्टिविस्ट है, he reacts to not like वो बाकी लोग जैसा रिएक्ट करते हैं एक इश्यू के ऊपर, ऐसा नहीं, इसलिए वो ऐसा है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करता है, 2G स्पेक्ट्रम मामला वो कोर्ट में लेके आया, कोर्ट्स का उसके ऊपर केस किया है, और जिस नजर से बाकी लोग देखता है उससे थोड़ा ज़्यादा उसमें पब्लिक स्पिरिटेड नजर से देखता है, और इश्यू कोर्ट में लेके आता है। तो इसलिए बाय नेचर वो ऐसा ही है। सब लोग एक ही ऐसा नहीं है। जैसा अनुरागदीप जी ने अभी जो बताया उसका मैं इस तरीके से बताऊंगा। संविधान के अंदर है आर्टिकल 19 जो है, उसमें
फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो जो है बात करने का, अपना आइडियाज एक्सप्रेस करने का एक फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अवकाश है, वो जो है उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो जो बताया आर्टिकल 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शन बताया हुआ है, 8 रेस्ट्रिक्शन में एक कंटेंट है, सही है। वो प्रशांत जी, रेस्ट्रिक्शन के इन मसलों लिए पर आएंगे प्रशांत जी, लेकिन बीच में आपने जो एक बात कही, मैं उस पर एक मन में सवाल है छोटा सा, उसको मैं आपसे समझ लेना चाहूँगा। आपने कहा कि उनका नेचर ऐसा है, वो एक्टिविस्ट हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं, तो क्या हाँ जी, अगर मेरा स्वभाव कुछ अलग तरह का है तो क्या मुझे ये अधिकार मिल जाएगा कानून में अलग से कि मैं जिसको चाहूँ उसे थप्पड़ लगा दूँ? मैं आऊंगा अभी जो है इसका अभी का जो इश्यू पे अभी आऊंगा। उसके पहले मैं उसका जो बैकग्राउंड बता रहा था, अब जैसा पूछ रहा था उसका, मैं उस बैकग्राउंड में आके इस इश्यू पे आऊंगा। अभी 1 मिनट दे दीजिए। उसमें ये बता रहे हैं 19(2) में जो बता रहे हैं कंटेंट, अगर कोर्ट के ऊपर कंटेंट वाला बात करेगा तो उसका अवकाश नहीं, अधिकार नहीं है किसी को उसके ऊपर कानून बना सकता है। ऐसा कानून बनाया हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के अंदर एक इनहेरेंट राइट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपना एक कोर्ट ऑफ कोर्ट भी है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर एक्शन भी ले सकता है। मेरा ओपिनियन है कि कोई कोर्ट को अगर कोर्ट का ऑर्डर को पालन नहीं करने दे रहे, कोर्ट को कोई रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, कोर्ट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोर्ट का ऑर्डर के लिए कुछ somebody is creating an obstacle, वो तो 129 एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना ओपिनियन, जैसा प्रशांत भूषण ने किया है, वो अपना ओपिनियन है, वो गलत होगा सही होगा वो उसका ओपिनियन है। आईएएस में कोई कॉन्क्रीट नहीं बोल रहे, बोल रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी डेंजर में है, इट्स जनरल ओपिनियन। और इसमें ये बताया उन्होंने कि वो देखेगा तो लास्ट 4 चीफ जस्टिस को उसमें एक दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, इसी तरीके से बता रहे हैं। दैट इज वो जो है प्रशांत भूषण का वो पर्सनल ओपिनियन है, वो सही होगा गलत होगा वो उसको पता, उसका कोई प्रूफ लेके आना ऐसा नहीं है, वो दिखाने के लिए मौका नहीं दे रहे। इसमें मेरा कहने का ये मतलब है कि दैट वाज उसका जो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं वो मौलिक एक राइट है आर्टिकल 19 पे। उसका रेस्ट्रिक्शन जो होगा वो लॉ में जो होगा वही है उसका रेस्ट्रिक्शन। 19(2) में जो बता रहा है उसके लिए एक लॉ होना चाहिए, तो उसी के अंदर करना चाहिए। 129 वो इनहेरेंट राइट है, वो यूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर कोर्ट को कोई ऑब्स्टेकल बना रहा है तो देन 129 यूज करो। नहीं अगर एक लिख रहा है कुछ वो दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 पे। ये भी एक फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए दोनों को एक बैलेंस करना चाहिए। और कोर्ट में इसको अगर मामला आ गया, एक बार कन्विक्शन भी हो गया, तभी भी ये वरिष्ठ जो अधिवक्ता है जो ऐसा वो काफी रिस्पेक्टेड भी है, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल था सोली सराब जी, अभी जो है के वेणुगोपाल, दोनों इतना सीनियर है कि जजेस से भी बहुत सीनियर है। वो लोग बताया ठीक है हो गया, अभी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। एंड ये प्रशांत भूषण काफी काम किया हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया हुआ है। ये मत देखो कि कौन है, प्रशांत भूषण है करके नहीं बता रहे कि उन्होंने जो काम किया है, और वो देखो वो सोच के उसको छोड़ दो, पनिशमेंट मत दे दो। ऐसा एक एडवाइस दिया था। इस आज का जजमेंट में भी ये लिखा हुआ है, श्री के वेणुगोपाल हमें ये बताया हुआ है, ऐसा करके लिखा हुआ है। इसलिए वो छोटा सा एक 1 रुपये का एक पनिशमेंट दे दिया। और 1 रुपया अगर नहीं भर रहा है तभी ये 3 महीने के लिए जेल भी जाएगा, और 3 साल के लिए है। 3 महीने के लिए नहीं, डीबार जो होगा प्रैक्टिस से वो 3 साल के लिए। पहले जो रिपोर्ट आया था वो गलत था, अभी सही होके रिपोर्ट आ रहा है। 1 रुपया नहीं भरेगा तो 3 महीना जेल भी जाएगा, 3 साल तक वो प्रैक्टिस से बंद भी करेगा। तो इसमें मेरे को ये लग रहा है इतना ज्यादा होने का जरूरत है कि उसको हीरो बनाने का जरूरत है। मेरा एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंग्लैंड में देखो, हमने इंग्लैंड से ये सिस्टम आ गया, हमारा कॉमन लॉ आ गया, उधर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह हम उधर से फॉलो कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में अभी जो है एक इंसिडेंट हुआ था काफी साल पहले, उसमें बोला ओल्ड इज एन ओल्ड फूल करके किसी जज के ऊपर बताया, तो किसने बोला एक कंटेम्प्ट है, ओल्ड फूल करके बोला जज के बारे में। तो बोला मैं खुद ओल्ड हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, उसमें कोई सवाल नहीं है, तो मैं एग्री कर रहा हूँ। दूसरा फूल नहीं है, मैं फूल नहीं है, मेरे को पता है मैं एक बुढ़ा, ये आई एम नॉट ए फूल, लेकिन वो उनका ओपिनियन नहीं, वो सोच रहे मैं फूल है, इसमें क्या है, इसमें कंटेम्प्ट तो है नहीं। तो इसलिए ऐसा करके छोड़ दिया उसको। अभी 2016 में एक केस आया था,
तो एनिमीज ऑफ पीपल करके जजेस का फोटो के साथ एक न्यूज़पेपर के ऊपर पिक्चर छपा के आ गया, तो उसमें भी कोई कंटेम्प्ट नहीं लिया। तो एक कंटेम्प्ट जो है, अगर कोर्ट का न्यायाधीश का एक ऑर्डर को, अगर कोर्ट से एक ऑर्डर आ रहा है, उसको पालन करने में एक अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो जरूर वो कंटेम्प्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो है, हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अपना अपना ओपिनियन होगा। कोई कुछ ओपिनियन बोल रहा है, चलो हम सहमत नहीं है, ठीक है, छोड़ दो, उसका ओपिनियन वो है, हम एग्री नहीं कर रहे, सही नहीं, वो बोल दिया तो ऐसा हो गया, नहीं हो गया। तो ये अगर है, प्रशांत भूषण ने कुछ बोल दिया, वो उसका ओपिनियन है, छोड़ दो। ये बताया था, सोनी सराब जी भी बताया, के वेणुगोपाल भी बताया। तो मेरा एक हम्बल ओपिनियन है कि ₹1 ठीक है, उसके बाद जो है डिफॉल्ट सेंटेंस वो अवॉइड कर सकता था, और फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेम्प्ट लेने का भी जरूरत नहीं था, लेकिन वो कन्विक्शन हो चुका है, तो उसमें आज ओनली पनिशमेंट के लिए आया था। तो ये पनिशमेंट में ₹1 तक खत्म कर सकता था, वो मेरा ओपिनियन है। जी प्रशांत जी, आपने जिक्र किया कि किस तरीके से बहुत वरिष्ठ वकीलों ने गिनाया कि वो क्या क्या एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने बहुत बड़े मामलों में भ्रष्टाचार को अदालतों तक पहुंचाया, और वहां पर अदालतों ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत ऐतिहासिक फैसले भी दिए। तो इन सब में उनकी भूमिका ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई में एक बात कही कि आपने 100 अच्छे काम किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 गलत काम करने का लाइसेंस मिल जाता है। ये ठीक है कि प्रशांत भूषण बड़े वकील हैं, बहुत सोशल कॉज के लिए, सामाजिक उद्देश्यों के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए बहुत तीखी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, और जो साहस उन्होंने दिखाया वैसा आमतौर पर लोग नहीं दिखाते हैं। लेकिन क्या इससे उन्हें सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने की छूट मिल जाती है? नहीं, वो छूट नहीं मिलता है, लेकिन श्री वेणुगोपाल ने, वो भी अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने बताया, चीफ जस्टिस एसपी बरूचा ने बोला था लोअर जुडिशरी में करप्शन है, और कुछ जजेस भी बोला, उन्होंने बोला मेरे पास 5 जजेस का स्टेटमेंट है जैसा जुडिशरी में करप्शन है करके, और 4 जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया था, तो हम सबको पता है उन्होंने जाके बोला था डेमोक्रेसी खतरा में है, यही चीज बताया था। तो प्रशांत भूषण जब ये बोल रहे हैं, तो प्रशांत भूषण होके मत छोड़ो उसको, अगर वो गलत काम किया तो उसको ये देना चाहिए, लेकिन ये तो पहले बार नहीं बता रहा है। दूसरा एक इंसिडेंट हो चुका है, तो इंसिडेंट में 4 जजेस भी बताया था, उसके बाद वो बोल रहे कि ठीक है, उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट हो गया जो कुछ है, लेकिन ये अवॉइड होना अच्छा है। लेकिन अगर एक बार हो गया तो उसको बुलाया, तो वो बोल रहा कि नहीं, माफी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि वो बिलीव कर रहा हूँ उसमें। प्रशांत भूषण ने बोल दिया कि वो माफी इसलिए नहीं मांग रहा है क्योंकि वो जो बोला वो बिलीव कर, वो सोच रहा है, सच है करके बोल रहा है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना ब्रॉड, आप बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ₹1 की सजा सांकेतिक रूप में देनी थी, ठीक है, लेकिन उसके आगे की चीजें जो 3 महीने की जेल या 3 साल तक प्रैक्टिस से रोक देना, ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वो सजा की बात छोड़ दीजिए, पहले ही सुनवाई के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कितने मौके दिए कि आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन वो अड़े रहे कि नहीं, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा तो मेरी अपनी जो कॉन्शसनेस है, मेरी अपनी जो अंतरात्मा है, उसकी अवमानना हो जाएगी। तो जहाँ एक व्यक्ति जिद पे अड़ा हुआ है, तो उस जिद में आपको लगता है कि यदि ₹1 की सज़ा जो है उस पर वो मान लेते कि हाँ ठीक है, मैं ₹1 जुर्माना भर दूंगा, आज भी पता नहीं आज की तारीख में वो क्या करने वाले हैं, ये आगे समय बताएगा कि हाँ वो ₹1 का जुर्माना भरने वाले हैं या वाकई 3 महीने के लिए जेल में जाने वाले हैं। लेकिन जो जिद उन्होंने दिखाई, उसमें क्या आपको लगता है कि सिर्फ ₹1 का सांकेतिक जुर्माना दे करके यदि अदालत वहीं पे बात खत्म कर देती तो वो वास्तव में ₹1 का जुर्माना भर देते, या उसके लिए फिर से जुर्माना नहीं भरा, इसके लिए एक नया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई करनी पड़ जाती? नहीं, मैं इसलिए बोला था कि उस स्टेज तक आ चुका था। उसके पहले एक अपॉर्चुनिटी था कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट देना ही था क्या, वो एक सवाल है, मतलब क्योंकि एक ट्वीट जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसका ऑर्डर में लिखा हुआ है कि वो ट्वीट को हम इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि वो जो चीफ जस्टिस एक बाइक के ऊपर बैठ रहा है। तो प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया तो उससे कोर्ट बंद पड़ा है करके, लेकिन बंद नहीं था, कोर्ट खुला था, कोर्ट में मामला चल रहा था, प्रशांत भूषण का खुद का केस भी हुआ था। तो जजेस बोल रहे कि खुद गलत बोल रहे हैं, तो उसमें वो ठीक है, तुम्हें गलत है करके दिखा दिया, बाकी तुम्हारा माफी मांगो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो फिर छोड़, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक पीठ से कुछ नहीं हो और एक कुछ भी बोलने से अपना शोल्डर इतना बड़ा है तो शट ऑफ कर दो। ऐसा था पहले का एटीट्यूड सुप्रीम कोर्ट का कि कोई ना कोई बोलते रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा कोर्ट को अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं बन रहा है और कोर्ट का फंक्शनिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो इसको क्यों कंटेम्प्ट में लेना है, लेके क्यों क्या करना है, प्रशांत भूषण को इतना बड़ा क्यों बनाना है। वो एक ओपिनियन बोल दिया, चलो गलत है करके दिखा दिया, फर्स्ट ओपिनियन गलत था उनका। सेकंड उसका परसेप्शन, वो बोल रहे डेमोक्रेसी खतरे में है, वो काफी लोग एग्री नहीं करेगा, कुछ लोग बोलेगा खतरे में है। उसका बाकी जो बोल रहे हैं कि 4 चीफ जस्टिस का उसमें रोल है करके बोले, ताकि रोड सो उसका परसेप्शन है। तो चीफ जस्टिस ने कुछ मैटर नहीं सुना और कुछ मैटर सुन लिया, ये सब बोल रहे हैं, वो उसका परसेप्शन है। ये नहीं बोल रहा है कि अगर इस वजह से ये हो, मतलब एक करप्ट कंडम किस वजह से किधर तक हो गया तो कंडम हो गया। इस सोली स्वराज जी ये बोल रहा है कि ये प्रशांत भूषण है, वो उसका कन्विक्शन से बोल रहा है, वो सोच रहे हैं वो सच है करके बोल रहे हैं। उनका कन्विक्शन, उसका परसेप्शन ऐसा है कि जुडिशरी इससे ज्यादा करना था, नहीं किया। 4 चीफ जस्टिस अभी का वो जो 4 चीफ जस्टिस था वो लोग इससे ज्यादा करना था, नहीं किया। जुडिशरी जितना करना था नहीं किया, वो उसका परसेप्शन। वो गलत हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों उसको कन्विक्ट करके ये दिखाना है नहीं तुम गलत है करके, वो फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन कन्विक्शन हो चुका है, अभी क्या करना है, कन्विक्शन हो चुका है तो फिर एक पनिशमेंट देना है। तो उसके लिए मेरा ये बता रहा है कि तुम गलत है करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर लिख दिया, फिर एक पनिशमेंट दे दिया। अगर तुम नहीं दे रहे फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़ा बड़ा केसेस है, ये एकदम एक छोटा करके मतलब छोड़ना चाहिए था। यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, जी इग्नोर करना चाहिए था। अनुराग दीप, मतलब जी ये ऐसी ही बात हो गई कि कोई मुझे गाली दे तो मुझे इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि गाली के जवाब में यदि मैं उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू करूंगा तो फिर मैं उसको बेवजह महत्व दे रहा हूं, मैं उसे बड़ा बना रहा हूं, उसका कद ऊंचा कर दे रहा हूं। इसलिए कोई भी आकर के मुझे गाली दे और मैं चुपचाप सुन करके उसे इग्नोर कर दूं। ठीक है, तो ये जो है ये इस आर्गुमेंट पे तो मैं आता हूँ। मैं 2-3 बातें पहले कहना चाहूंगा जो प्रशांत जी ने, विद्वान अधिवक्ता प्रशांत जी ने कही है। एक तो उन्होंने वहाँ के केसेस को कोट किया है, ओल्ड फूल्स वाले इंग्लैंड के केस को कोट किया है उन्होंने। तो उसकी प्रशांत भूषण, और ये केस कई विद्वान लोग कोट कर रहे हैं, लेकिन 4 दोनों प्रशांत भूषण ये ओल्ड फूल्स वाले केस में 4 अंतर है जो कि शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहला अंतर ये है, अनुराग, इसे आप अपना क्लोजिंग रिमार्क समझे, क्योंकि हमें हमारे इंटरव्यू की, हमारी बातचीत का समय लगभग खत्म हो रहा है, तो आप समराइज कर दें इसे अगले 1-2 मिनट में। समराइज में कर दे रहा हूं कि जो ओल्ड फूल्स उन्होंने कहा वो बात वहां किसी वकील ने नहीं कही थी, वहां मीडिया ने कही थी। यहाँ पर ये बात एक वकील ने कही है जो खुद ही ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जिसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है न्यायालय के प्रति। तो जो कहते हैं नाविक खुद नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए, तो मीडिया ने कही है, दूसरी बात है मीडिया को अलग तरह की फ्रीडम है। हाँ, वो फ्रीडम एक वकील को उस तरह नहीं प्राप्त है, तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां जो ओल्ड फूल्स जो कहा उनका कोई केस पेंडिंग नहीं था। यहाँ पर प्रशांत भूषण के कई केसेस पेंडिंग है जिसमें कि वो अपीयर हो रहे हैं, और इसलिए इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जजेस को डराने का प्रयास है कि यदि आप मेरे केसेस को ठीक से नहीं लेंगे, यदि आप मेरे केसेस को जो है आप प्रायोरिटी पर नहीं लेंगे और डिसीजन मेरे फेवर में नहीं करेंगे, तो हम इस तरह की बातें करेंगे जो कंटेम्प्चुअस हो। इस तरह का डर की प्रवृत्ति हो सकती है। उनका आशय महत्व तो नहीं रखता, उनकी प्रवृत्ति एक खास है। तीसरी बात है कि कहा कि ओपिनियन है, ओल्ड फूल्स कहना तो ओपिनियन है, लेकिन प्रशांत भूषण ने जो कहा वो तो फैक्चुअली रॉन्ग बातें थी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कोर्ट चला ही नहीं। प्रशांत पद्मनाभन जी ने खुद ही कहा, और कोर्ट में भी बात आई है कि कोर्ट तो केसेस तो चले हैं, आर्टिकल 32 पे भी सुने गए, हजारों केसेस की सुनवाई हुई है। तो यहाँ जो बात थी फैक्चुअली रॉन्ग थी, केवल ओपिनियन नहीं थी। और चौथी बात थी कि ओल्ड फूल्स जो कहा वो एक बार कहा, ऐसा नहीं कि बार बार कहते हैं। प्रशांत भूषण जी बार बार ये बात कहते हैं, जज लोया केस में भी उन्होंने ऐसी बात कही थी। तो मैं ये कहूंगा केवल कि इसके पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के निर्णय है, जैसे हीरालाल दीक्षित का निर्णय है, उस मामले में भी एक व्यक्ति का केस पेंडिंग था, उसने जो है एक लीफलेट बांट दिया था। कोई बहुत खतरनाक बात नहीं कहती थी, प्रशांत भूषण ने तो बहुत ही खतरनाक बात कह दी है, लेकिन वहां भी सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने कहा कि नहीं, ये कंटेम्प्ट है, क्योंकि ये न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है, न्यायालय की व्यवस्था को कलंकित करता है। अनुराग, एक और बात कि हाँ।
अभी चर्चा में जिक्र आया कि 4 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट के जजों का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है। तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है। जी जी जी, सही सही है। तो ठीक है, तो मैं ये निवेदन कर रहा था उसमें, इसके बाद भी कह रहा हूं मैं कि जो आशय है, आशय का महत्व है। उन्होंने पहली बार कॉन्फ्रेंस की, एक बात रखने का प्रयास किया, किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया उन्होंने, कि जैसा लांछन जस्टिस कर्णन ने लगाया था जिसका कोई आधार भी उन्होंने नहीं दिया था। तो ये कहने का आशय है कि प्रशांत भूषण जी को पहले भी मौके दिए गए हैं, यदि उनको छोड़ दिया जाता तो यह प्रवृत्ति बढ़ सकती थी। आप देखेंगे कि देश के कई राज्यों में इस तरह की प्रवृत्ति में बढ़ी है प्रवृत्तियां, लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर ही अगर न्यायालय की गरिमा की रक्षा नहीं की जाएगी तो अन्य न्यायालयों की गरिमा की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें जो कन्विक्शन हुआ है और उनको जो दंड दिया गया है वो दंड जो है सही दिया गया है। और इसके साथ साथ जो 1 रुपए की सजा है उनको मान लेना चाहिए, उनको अपनी जिद नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनको 3 महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी। वो अगर सोचते हैं कि इस तरह हम हीरो बन जाएंगे, ये बात नहीं है कि वो जो है इस कारण से हीरो बन जाएंगे। अब जो है बहुत बड़ा वर्ग ये समझ रहा है कि वो केवल इन चीजों का उपयोग न्यायालय की व्यवस्था में न्यायाधीशों को डराने के पर्पस से करते हैं, ताकि ये उनके केसेस को ज्यादा अच्छी सुनवाई हो, उनको फेवरेबल निर्णय मिल सके। ये मेरा कंक्लूजन है। धन्यवाद जी। तो अब इस चर्चा को हम इसी टिप्पणी के साथ समाप्त करते हैं कि प्रशांत भूषण को अब यहाँ आकर के कम से कम अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यदि वे अपनी जिद पर टिके रहेंगे तो फिर उसके आगे कहीं ज़्यादा उन्हें परिणाम झेलने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर 3 महीने की सज़ा और 3 साल तक प्रैक्टिस से बाहर रहने का जो प्रावधान है इस सज़ा में सामने रख दिया गया है। तो फिर उस सज़ा से उन्हें बचाना जो है, शायद एक रिव्यू पिटीशन का विकल्प उनके पास है, लेकिन रिव्यू पिटीशन आम तौर पे बहुत ज़्यादा आवेदक के पक्ष में नहीं आते हैं। तो इस बात को देखते हुए शायद कहीं ना कहीं उनके शुभचिंतक भी उन्हें समझाएंगे कि कहीं अब जाकर के उन्हें अपनी जिद छोड़नी चाहिए। हालांकि प्रशांत भूषण को